चंदनगढ़ में दो पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी वालिदा के साथ रहता था और मुकेश के तो 4-4 बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। अब्बा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अबे जा, अपनी अम्मा के पास जा। अम्मा बाजार गई हैं, आप खिला दो ना। अरे ये देखो, पूरे दिन ये कर दो वो कर दो, मेरी तो जिंदगी हराम कर दी है इन बच्चों ने। अरे भाईजान, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये लो बेटा, तुम आम खाओ, तब तक तुम्हारी अम्मा लौट आएंगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के बाकी बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दिया। अरे सुरेश, तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भाईजान, 2 बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले रोज फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भाईजान, अम्मा को आम बेहद पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी जान भी खाइए। शुक्रिया सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी बीवी से कहने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खाने को लाता है। अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है, और वैसे भी सुरेश भाईजान के खानदान में है ही कौन, वो और उनकी अम्मा। हाँ, तभी मैं सोचूं, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है। बड़े ही भले इंसान हैं वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्च करने के लिए। ऐसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत भी की होगी ना। हाँ, की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के जहन में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक रोज शाम के वक्त मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल की जानिब जा रहा था। इस वक्त ये जंगल की जानिब क्यों जा रहा है मालूम नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश के जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के करीब रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और जेवरात थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और जेवर भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरी दौलत महफूज है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतने सारे पैसे और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच आ गई थी। इतने सारे पैसे मुझे हासिल हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इन्हीं ख्यालात के साथ मुकेश ने पेड़ के नीचे की जमीन खोदी और दौलत की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा लेकर अपने घर चला गया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान हो गई। ये क्या? खुफिया दौलत। अब इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं, वरना सब चले आएंगे पैसे मांगने। नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? हो बहुत चुड़ैल, मना किया था ना, हमें ये सारे जेवरात तोड़वा कर नए बनवाने होंगे, वरना जिसके हैं वो इसकी शिनाख्त कर लेगा। लेकिन ये हैं किसके? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए हैं। अब ढिंढोरा मत पीटो, समझिए। ठीक है ठीक है। अगले रोज से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही रोज में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे जेवरात पिघलाकर नए बनवा लिए। 1 माह बाद सुरेश फिर से जंगल गया, लेकिन इस मर्तबा उसने जो गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वह नहीं था।
मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? सुरेश मायूस होकर गांव की जानिब चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मुझे तो मर जाना चाहिए। इस ख्याल से जैसे ही सुरेश ने कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक गैर मरई दीवार आ गई। वो चाह कर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ अपनी दौलत खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश? ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी ज़ईफा अम्मा का क्या होगा? लेकिन अब मैं जिंदा रह के भी क्या करूंगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो। तुम्हारे हाथ में कामयाबी है। तुम खेतों की आपोशी कर मोती निकाल सकते हो और दौलत वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो। इस मर्तबा तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूं भाई। मुकेश को इल्म था कि सुरेश अपनी दौलत को लेकर परेशान था, लेकिन दौलत लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। तकरीबन 2 माह गुजर गए और अब सुरेश के खेतों में फसल नजर आने लगी। इस बार उसके खेत सोने की मानिंद चमक रहे थे। भाई ये क्या पैदा कर रहे हो? खेत इतने चमक क्यों रहे हैं? बोए तो मेरे धान ही थे, लेकिन मुझे भी मालूम होता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 माह बाद कटाई करने पे मालूम हो जाएगा। हाँ। 1 माह बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहां हाजिर हुआ और हीरे मोती देखकर वो भी हैरान हो गया। ये तो हीरे जवाहरात हैं। हाँ। दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती जवाहरात देखकर सुरेश बेइंतहा खुश था। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ। मुकेश भाईजान, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी, वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। घर की मरम्मत और ट्रैक्टर के लिए मैं ये सब तुम्हें कब ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी चोरी की वजह से मुझे ये सब हासिल हुआ है। अब वो कैसे? जब मैंने देखा कि मेरी दौलत वहां नहीं है तो मैं मायूस हो गया और कुएं की जानिब मरने चला गया। फिर यकायक मेरे रूबरू एक जादुई दीवार बन गई। इस दीवार ने मुझे समझाया कि मौत इस परेशानी का हल नहीं है और मुझे फिर से खेतों में फसल उगाने के लिए भी कहा। और शायद आज उसी जादुई दीवार की वजह से मेरे खेत में हीरे मोती पैदा हुए हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश भाई, मैं खुदगर्ज हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का अफसोस हो रहा है, यही काफी है। और ये हीरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उन 4 शरारती बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहा हूँ। इन्हें संभाल कर रखना। शुक्रिया, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मुकेश ने सुरेश को गले लगा लिया और फिर वो मुट्ठी भर हीरे लेकर अपने घर चला गया। सुरेश बहुत अमीर हो गया। उसने बंगला बना लिया और फिर जल्दी ही शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा। श्रवण और शांति शहर में मजदूरी किया करते थे। शांति, गांव से अम्मा का फोन आया था। क्या कहा अम्मा ने? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। तो आपने क्या कहा? मैंने डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाए।
वो भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस माह ज्यादा पैसे मनी ऑर्डर कर दूं। माँ के इलाज में पैसे तो लगेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब मैं काम करती हूँ, वरना सुपरवाइजर देखेगा तो चीखेगा। हाँ हाँ। सुबह से शाम तक दोनों मजदूरी करते थे। श्रवण और शांति ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर लिया था। शाम को काम करने के बाद वो लोग रूखा सूखा खाकर सो जाते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मजदूरी करना और मुफलिसी में जिंदगी बसर करना। एक शाम को श्रवण और शांति घर पहुंचे ही थे कि उनका पड़ोसी उनके पास आया। भाईजान, तुम्हारे गांव से किसी का फोन आया था। कह रहा था कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें फौरन ही गांव बुलाया है। हे राम। चलिए अभी रात की बस मिल जाएगी हमें। हाँ। श्रवण और शांति ने रात की बस पकड़ ली और जल्दी जल्दी में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। और अगली सुबह वो लोग दोनों अपने गांव पहुंचे। श्रवण की अम्मा रमा बिस्तर पर ही पड़ी थी। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, तुझे देखने के लिए ही अभी तक मैं जिंदा थी। अम्मा, ऐसी बात ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तुझे और बहू को देख लूं, बस यही ख्वाहिश थी, अब वो मुकम्मल हो गई। ऐसा ना कहिए अम्मा। श्रवण, मेरी एक बात मानेगा? हाँ अम्मा, कहो। मैं चाहती हूँ कि जहाँ हमारे अम्मा और अजदाद ने ज़राअत की है, तू भी वहीं ज़राअत कर और इस गांव को छोड़कर शहर ना लौट। लेकिन अम्मा, हमारे खेत तो बंजर हो चुके हैं। इल्म है, लेकिन तेरे परदादा जी ने भी बंजर खेतों को ही जरखेज बनाया था। तू भी एक मर्तबा कोशिश कर ले। ठीक है अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल हो गई, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। अम्मा। श्रवण की अम्मा ने अपना जिस्म छोड़ दिया। श्रवण और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम ज़राअत करें। हाँ शांति, लेकिन वो खेत बंजर हैं। कोई बात नहीं, हमने भी तो ताउम्र मजदूरी की है। मुझे यकीन है कि हम बंजर खेत को जरखेज बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। दुआ करो कि वो खेत जरखेज हो जाए। अगले रोज श्रवण और शांति दोनों खेत में गए। यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, कबल हमें इन सबको हटाना होगा। हाँ चलो। शांति और श्रवण ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाए और फिर मिट्टी को पीटने लगे। इस मिट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर तुम थक गई हो तो जरा देर आराम फरमा लो। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर जरा देर बाद घर चली जाना। तुम्हें खाना भी तो पकाना होगा ना। हाँ, लेकिन तब तक आपकी मदद तो कर लूं। दोनों हथौड़े से मिट्टी पीटते रहे। कुछ देर बाद शांति ने हथौड़ा वहीं रख दिया और घर की जानिब निकल गई। शांति ने घर जाकर खाना बनाया। शाम हुई और थका हारा श्रवण घर लौटा। शांति उसके लिए पानी ले आई। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी होगी, खाना तैयार है। कुछ देर में खाता हूँ। शांति समझ गई कि श्रवण बहुत ज्यादा थक गया है और वो उसके हाथ दबाने लगी। कुछ रोज और इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारे खेत भी जरखेज बन जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और थकान की वजह से दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों को जरखेज बनाने में जुटे रहे। अब ये मिट्टी सही लग रही है, लेकिन अभी मिट्टी में पानी की कमी है। कल से हम नहर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है। नहर बनाने का काम शुरू था। शांति और श्रवण अपने खेतों से दरिया तक की नहर बनाई और तब जाके उनके खेतों तक पानी आया। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में
हम बीज बो सकते हैं। हाँ, अब लग रहा है कि हमारे खेतों में भी जल्दी फसल उगेगी। हाँ, यकीनन उगेगी। इतने रोज की कड़ी मेहनत बाद आज श्रवण और शांति के चेहरे पर खुशी नजर आई थी। अगले 2 रोज तक श्रवण और शांति ने आराम फरमाया। श्रवण ने बीज भी खरीद लिए और फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। शांति घर से कुछ और बीज ले आई थी। ये कैसा बीज है? ये धनिया के बीज हैं, मुझे घर में मिले। धनिया की फसल 8-10 दिनों में ही उग जाएगी। अच्छा है, कम से कम कुछ तो उगे। बीज बोना मुकम्मल हुआ। कल से तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है शांति। मैं खेतों में आपोशी कर लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम नहीं होती तो मैं तन्हा कैसे करता ये सब? लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर ऐसा ख्याल क्यों? अब तो बस फसल उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। हाँ, श्रवण और शांति को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब श्रवण अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। श्रवण को अपनी नजरों पर यकीन न हुआ। ये मेरे ही खेत है ना? श्रवण परेशान था। वो दौड़कर घर गया। शांति, फसल उग गई है। क्या? हाँ, सारी फसल उग गई है। शांति और श्रवण दोनों खेत लौटे। शांति भी हैरान थी। ये तो कमाल है। हाँ। फिर दोनों ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की। सुबह से रात हो गई। अब घर चलते हैं, बाकी कल काटेंगे। हाँ, मैं बस थोड़ा हरा धनिया ले लूं, दाल बनानी है। शांति ने हरा धनिया तोड़ लिया। घर जाकर शांति ने दाल चावल बनाया और जैसे ही उसने दाल में हरा धनिया डाला तो वो दाल सोने में तब्दील हो गई। अजी, ये देखिए। सोने की दाल? ये धनिया मैंने दाल में डाला तो दाल सोने में तब्दील हो गई। इसका मतलब ये धनिया जादुई है। तुमने खेत में इसके बीज बोए थे, इसीलिए एक रात में ही सारी फसल उग गई और अब इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारे तो नसीब ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। उस सोने को फरोख्त कर श्रवण ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी। अजी, आप मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते काम करने के लिए? अब तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास भले ही सब कुछ है, लेकिन एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जादुई धनिया का एक बीज और हमारे खेतों ने हमारा नसीब बदल दिया। मैं ताउम्र अपने खेतों में खुद ही काम करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगी। दौलत हासिल करने के बावजूद शांति और श्रवण ज़राअत करते रहे। ये तो उनकी सादगी थी। पैसा था, लेकिन पैसों का गुरूर नहीं था। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहा करता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और अक्लमंदी की वजह से ठाकुर को फसल में बेहद मुनाफा होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ, मैं खाना और मिठाइयाँ दोनों लेके जाऊँगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी में? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है, तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी बेगम को बताता है। अरे जाने मन, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाई और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने उनकी जमीन उनके नाम कर दी है ना, इसीलिए।
श्यामलाल ने उनके नाम कर दी या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ला ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, अब खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह में फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना अच्छा माना जाता है। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ के पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना वक्त कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे अब्बू मरते वक्त यही मुझे हल देके गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस बेवकूफ़ के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़ कर जाना। वो क्या है कि दूसरे खेतों को भी जोतना है, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूँगा जाते वक्त। इस हल को यहीं छोड़ कर जाऊँगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरा बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही मशहूर हीरा है, पन्ना का। रे तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जौहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल भी नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक आप यहाँ? किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या बात हो गई मालिक? रे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की ज़िंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब अपने हल पर पड़ती है तो वो अपनी बेगम पुष्पा को बुलाकर पूछता है, अरे जानेमन, ये देखो हमारे हल से मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल के मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे तुम कितने बेवकूफ हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत ज्यादा थी। उस ठाकुर ने तुमसे ये लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही नहीं था उस वक्त। तुम फिक्र मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरे जादुई हीरो का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा?
उसे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही चमत्कार होगी और खाने में बहुत ही लजीज होगी। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी पुष्पा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट खाने में लगेंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे सारे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। अगर आपके दादाजी कुछ दिन और पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उसे जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बेहद मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में हर कोई उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। अरे मुझे यही बात तो खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है जिंदगी में तुमने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहाँ उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ता है, उन्हें बेहद तेज बिजली का झटका लगता है। बचाओ बचाओ, भागो 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 यहाँ से, अरे अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक बचाओ, मालिक, मालिक बचाओ। और उन्होंने तुरंत उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे इस घर में रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भागो यहाँ से। मालिक, अब से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उसकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की फोटो देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।